हेलो दोस्तों। जैसा कि हम स्कूल लेक्चरर 2018 की वैकेंसीज में हर पेपर में जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस आए थे तो उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले 5-6 दिनों से मैं आपके सामने कोई वीडियो लेक्चर नहीं दे पाया। उसका कारण ये था कि जो होली था, होली धुलंडी का त्यौहार, उसकी वजह से मैं घर चला गया और वहाँ पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से। चलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारी इस कड़ी में जुड़ते हैं और सभी लोग वापस तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि होली धुलंडी जो है लगभग सभी ने सेलिब्रेट कर ली और अच्छे तरीके से कर ली। क्योंकि अब जुलाई में आप जून में माफ़ कीजिएगा, आपके रिट की एग्ज़ाम आने वाली है। फिर उसके बाद हो सकता है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम भी हों, तो जुट जाइए। बस ये साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प वहाँ पर करने वाले हैं। चलो दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि होम साइंस का जो पेपर था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें अपीयर हुआ था। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में जो पूछा गया था वह था कि अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो ब्लैंक है उसमें ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन एक उपयुक्त तरीके से सिद्ध होता है। तो अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को पाठ्यक्रम के उद्देश्य के संदर्भ में होना चाहिए, या बौद्धिक विचार के संबंध में, या फिर दूसरों के स्तर के संदर्भ में, या फिर विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं उद्देश्य के संदर्भ में अर्थपूर्ण। तो ध्यान देना कि जब भी अधिगम की बात होती है, टीचिंग की बात होती है, तो विद्यार्थियों की बात होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है 4th नंबर वाला, विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं उद्देश्य, द नीड्स एंड पर्पजेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी करेक्ट। ओके दोस्तों, ये तो था आज का हमारा पहला प्रश्न। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन होगा, अधिगम की मुख्य विशेषता है। अधिगम की जो मुख्य विशेषता है वह क्या है दोस्तों? कि व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ऑफकोर्स लर्निंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। चलो और भी ऑप्शन चेक करते हैं। शारीरिक परिपक्वता को प्रोत्साहित करता है? नहीं। प्रत्यक्षीकृत कौशलों की अपेक्षा करता है? नहीं। थकान के कारण परिवर्तित होता है? नहीं। ध्यान देना दोस्तों, अधिगम की मुख्य विशेषता व्यवहार में परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, एक प्रभावी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित कर सकता है, ये तो होता ही है, लेकिन इन चारों में से जो बेस्ट होगा उसे चुनना है। कम समय में अधिक सूचना प्रदान कर सकता है, ये भी सही है। विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है, ये इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा उपयुक्त है। 4th भी देख लेते हैं। दत्त कार्यों को ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करता है। तो मैं बता दूं आपको, प्रभावी शिक्षक की चारों क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन इन चारों में से जो बेहतर होती है वह होती है विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, अर्थात सीखने के लिए बालकों को मोटिवेट करना। तो हमारा आंसर हो गया 3rd नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रशिक्षण जो होता है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन। तो ध्यान देना, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग जो है वो हैबिट इंटरफेरेंस या स्वभाव हस्तांतरण या आदत हस्तांतरण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? जो ब्लूम ने अपनी वर्गीकरण दिया था उसमें 3 संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक शामिल किए थे, सामाजिक नहीं किया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है। जो अधिगम है, अधिगम में जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें विद्यार्थियों की दक्षता शामिल की जाती है, विद्यार्थियों की आवश्यकता शामिल की जाती है, विद्यार्थियों की अधिगम शैली शामिल की जाती है, जबकि विद्यार्थियों की आदतों को मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाता, इसको छोड़ा जाता है। हमारा आंसर हो गया 4 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है। ध्यान देना, ये ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता रहता है कि जब बालक परीक्षा में फेल हो जाता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करके अपने शिक्षक या अध्यापक की को उसके लिए दोषी ठहराता है, तो इस प्रकार की जो युक्ति होती है वह युक्ति कहलाती है प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्शन मेथड जिसे हम
कहते हैं। ओके, दूसरों पर दोष आरोपित करना, ध्यान रखना, दूसरों पर दोष आरोपित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवेग की जो प्रकृति होती है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर इसमें माना गया है, संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिक गम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग, लर्निंग से संवेगों की अभिव्यक्ति को हम चेंज कर सकते हैं। विभिन्न बालकों के संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, संवेग स्थायी होते हैं और संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये तीनों ऑप्शन गलत है। संवेगों की प्रकृति के संदर्भ में थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरा अवस्था के अवस्था है। तो ध्यान देना, WHO ने जो माना है, WHO ने 10 से लेकर के 19 साल तक की जो अवस्था है उसे किशोरावस्था की अवस्था माना है, जबकि नॉर्मली 13 to 19 को हम किशोरावस्था की एज मानते हैं, लेकिन WHO 10 से 19 की अवस्था को मानता है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? ध्यान देना, किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है, जबकि 3 समस्याएं हैं और एक नहीं है। तो विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, माता पिता के साथ समायोजन, जबकि ये समस्या है। मनोदशा का अत्यधिक परिवर्तन, ये भी है। समुदाय के साथ समायोजन में कठिनाई, मतलब तीनों जो है ये किशोरावस्था की विकासात्मक समस्याएं हैं, जबकि प्रथम नंबर की नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट नंबर, डिफिकल्टी इन प्रोग्रेस डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा गया है। तो ये बहुत इजी प्रश्न है, जो 4 अवस्थाएं उन्होंने दी थी। तो 7 से 12 वर्ष वाली जो अवस्था थी उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, है ना? तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है? तो ध्यान देना दोस्तों, विलंबित जो अनुबंधन होता है, डिलेड कंडीशनिंग, जिसमें समय लगता है, वह वाला अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है। जिस अनुबंधन में थोड़ा समय लगता है वह क्या होता है? अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा। अधिगम के तत्परता का नियम का अर्थ नहीं है। तो तत्परता का जो नियम है, जिसे हम रेडीनेस फॉर लर्निंग कहते हैं, तो उसका अर्थ नहीं है। तो अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन, अधिगम हेतु पर्याप्त अभिप्रेरणा, अधिगम हेतु पर्याप्त योग्यता एवं रुचि, अधिगम के प्रति सुखद अनुभव। तो ये चारों ऑप्शन उसके संदर्भ में सही बैठते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो उसके संदर्भ में सही नहीं बैठता, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो स्किनर का जो सिद्धांत है लर्निंग का, उसमें संबंधित नहीं है। तो इसमें आकृतिकरण अर्थात शेपिंग, एक्सटिंक्शन एंड रीइंफोर्समेंट शामिल होता है, जबकि अनुकरण इमिटेशन नहीं होता है, क्योंकि इमिटेशन थॉर्नडाइक में आता है। ओके दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा, इसका आंसर तो हो गया डी नंबर वाला, इमिटेशन, अनुकरण। प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलन अनुसूची कौन सी है? तो ध्यान देना, जो सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलन अनुसूची है, सतत पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन, परिवर्तनशील पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन। तो इसमें इफेक्टिव जो है, मोस्ट इफेक्टिव नहीं, इसका मतलब इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया। आरपीएससी ने इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया। तो ध्यान देना दोस्तों, जिन प्रश्नों को आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया वो हमारे काम के तो हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न रिपीट भी नहीं होंगे, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन जब ऑलरेडी उन्होंने बनाया तो ऑप्शन में क्रिएट कर दिया, तो आरपीएससी में प्रश्न नहीं आएंगे। निम्न में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच सपोर्ट्स कोऑपरेटिव लर्निंग? ध्यान देना, उपागम जो है यहाँ पर सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, उसका समर्थन करता है। तो यहाँ पर एक ही आता है, वो है निर्मितवादी या निर्माणवादी उपागम, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो यह इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है?
तो कुसमायोजन का सामाजिक कारण समाज में प्रचलित अन्याय है, निर्योग्यता ये व्यक्तिगत है, सामाजिक नहीं है, है ना। विद्यालय का दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण सांप्रदायिक, तो इसका आंसर बी नंबर का हो गया डिसएबिलिटी। ओके, क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है, सामाजिक नहीं। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं, कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है? तो माफ कीजिएगा, ये प्रश्न हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, एक नवनियुक्त शिक्षक है आप और कक्षा के द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मतलब बच्चे आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करें, तब आप विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो यहाँ पर हमारे सामने कठोर दंडात्मक उपाय द्वारा, तो हमें कठोर दंड भी बालकों को नहीं देना चाहिए। निष्कासन की चेतावनी द्वारा, अर्थात बालकों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। अपने गुणों का संवर्धन करना, आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट एकदम एग्जैक्ट आंसर हमारा वेट रहा है वो है अपने गुणों का संवर्धन करके, थ्रू इम्प्रूविंग योर क्वालिटीज, अर्थात अपने गुणों में सुधार करना है, बड़ा उनमें और अच्छाइयाँ लानी है, और हमें कक्षा में और अच्छा वातावरण क्रिएट करना है। जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है करेक्ट, आरपीएससी के द्वारा माना गया और है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो पढ़ते हैं। बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को तो कैसा होना चाहिए? घर का अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। बालकों के व्यक्तित्व को जो सामंजस्यपूर्ण विकास अगर अभिभावक को करना है तो बालक को अति संरक्षण प्रदान करना नहीं करना चाहिए। निरंतर बालक के अन्य बालकों से तुलना करना नहीं करना चाहिए। बालकों को निम्न संरक्षण प्रदान करना ये भी नहीं, पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा हो गया 3 नंबर वाला, प्रोवाइड कंक्लूसिव इन्वायरमेंट एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस जो बुक है वो डेनियल गोलमैन के द्वारा लिखी गई है। संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य किसने लिखी है? डेनियल गोलमैन। बहुत इजी प्रश्न है, और ये मैं आपको एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो सभी बता दूंगा, जिससे आप लोग क्या है अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बुक से रिलेटेड उसको गलत नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसका आधार क्या होना चाहिए? तो ध्यान देना, वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसका आंसर बहुत इजी है, संचार चैनल के रूप में इनका वर्गीकृत किया जाता है। संचार चैनल के रूप में, कम्युनिकेशन चैनल्स के रूप में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जनसंचार में चयनात्मक धारणा प्रत्यक्षीकरण प्राप्तकर्ता के पर निर्भर करती है। जनसंचार में जो चयनात्मक धारणा है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो वह है यहाँ पर हमारा आंसर ग्रहणशीलता के ऊपर, रिसेप्टिविटी, कि भी जो सीखने वाला है वह कितना उसको ग्रहण कर रहा है। तो उसकी ग्रहणशीलता के ऊपर जो जनसंचार की सामग्री होती है उनकी चयन की धारणा निर्भर करती है। इसमें हमारा आंसर हो गया बी नंबर, 2 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संप्रेषण विधि सर्वाधिक प्रभावी है? तो सबसे प्रभावशाली जो संप्रेषण विधि है कम्युनिकेशन, वह है बहुसंचार विधि, मल्टीमीडिया मेथड। इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है वह मल्टीमीडिया मेथड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान है। शिक्षण जो प्रतिमान है, शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण के अनुदेशनात्मक प्रारूप, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स ऑफ टीचिंग, इन्हें हम शिक्षण प्रतिमान मानते हैं। किन्हें? 4 नंबर वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। जो अभिक्रमित अधिगम है या प्रोग्राम्ड लर्निंग है उसका कौन सा सिद्धांत नहीं है? 3 सिद्धांत है और एक नहीं है। तो ध्यान देना, तत्काल पुनर्बलन, इमीडिएट रिइंफोर्समेंट, स्वगति सेल्फ पेसिंग, स्व या विद्यार्थी द्वारा परीक्षण सेल्फ और स्टूडेंट टेस्टिंग, निष्क्रिय अनुक्रिया पैसिव रेस्पॉन्डिंग। तो ये हमारा 4th नंबर वाला जो आंसर है
यह है उसका मूलभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं होता है प्रोग्राम्ड लर्निंग में। ओके दोस्तों, तो 4 नंबर वाला पैसिव रेस्पॉन्डिंग या निष्क्रिय अनुक्रिय हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सी प्रणाली शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जानी जाती है। तो 3 जो तकनीकियां शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो शैक्षिक तकनीकी सेकंड होती है उसे हम कोमल उपागम या सॉफ्टवेयर अप्रोच के नाम से जानते हैं। फर्स्ट तो होती है हमारी हार्डवेयर अप्रोच, सेकंड होती है सॉफ्टवेयर अप्रोच और थर्ड नंबर सिस्टम अप्रोच। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो गया सेकंड वाला सॉफ्टवेयर अप्रोच, कोमल उपागम। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्न में से कौन सा योगदान देता है। प्रभावी जो संप्रेषण हमें करना है, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हमें क्लास में करना है तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा होता है। तो ध्यान देना, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट, जो कक्षा का अंतरक्रियात्मक वातावरण होता है, यह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक वातावरण हमें क्लास में रखना चाहिए, जो बालक एक दूसरे से चर्चा कर सके, टीचर से चर्चा कर सके। तो 3 वाला हमारा आंसर करेक्ट हो गया। निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर ध्यान देना, स्लाइड्स, श्रव्य द्रव्य कैसेट्स, शिक्षण मशीन एंड चार्ट। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। ध्यान देना, जो शिक्षण मशीन होती है वो हार्डवेयर होती है, चार्ट हार्डवेयर होता है, श्रव्य द्रव्य जो कैसेट्स होते हैं हार्ड। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें सॉफ्टवेयर का तो एग्जाम्पल ही नहीं है, ये सभी हार्डवेयर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें स्लाइड्स जो है वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं है। तो जब शिक्षण मशीन है, श्रव्य दृश्य कैसेट्स हैं, चार्ट्स हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था जो हार्डवेयर का 3 सॉफ्टवेयर के। तो ये क्वेश्चन डिलीट आरपीएससी के द्वारा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों की मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। मशीन लैंग्वेज में जो भाषा का अनुवाद करता है, ट्रांसलेशन करता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ध्यान देना, उसे हम कंपाइलर कहते हैं, कंपाइलर। तो हमारा आंसर हो गया कंपाइलर। दोस्तों ये जो प्रश्न थे, आज हमने 30 प्रश्न, साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हमने आज डिस्कस किए, जो होम साइंस के पेपर में आए थे 2018 वाली वैकेंसी में। तो अभी हम ऐसे ही बचे हुए जो बहुत सारे अभी प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे सेकंड ग्रेड में है, रीट में, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे पास जो है थोड़ी फैसिलिटी कम है, इसलिए हम आपको जो मटेरियल है वो बहुत कम अवेलेबल करवा पा रहे हैं, पर आई होप मैं जल्द ही समय मिलेगा और आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल करवाऊँगा। और मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं मेरी सफलता में, उन सभी को आपके साथ भी शेयर करूँगा। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे से अब होली धुलंडी सेलिब्रेट करने के बाद तैयारी करने में जुट गए होंगे, और क्योंकि बहुत कम समय है और बहुत कम समय रहते जो व्यक्ति जितनी जल्दी सफलता प्राप्त करेगा वो उतना ही गौरवान्वित महसूस करेगा और समाज, माता पिता सभी उसके ऊपर गर्व करेंगे। तो दोस्तों तैयारी में जुट जाइए, मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ में है। ऑल द बेस्ट, ओके, बाय।